बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही अब ये बातचीत भी शुरू हो गई है कि कौन सा खेमा किसके पक्ष में जाएगा। तो अब यहाँ पर वोटरों को लुभाने की कोशिश और तेज़ हो गई है। और कभी हम बात करते हैं MY वोटर्स की बात करते हैं, मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो 18% के करीब है, यादव वोटर्स जो हैं वो करीब 14% के करीब हैं। और इसी के दम पर हमने देखा था कि लालू यादव लंबे वक्त तक सत्ता में बने रहे, भले ही वो वोटर इंटैक्ट रहा, लेकिन बावजूद उसके उससे आगे ना बढ़ पाने के चलते वो सत्ता से दूर भी रहे। ये भी एक बहुत बड़ा सच है। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो नीतीश कुमार ने जो एक बड़ा ब्लॉक अपने पक्ष में हमेशा बनाए रखा वो EBC वोटर्स का रहा। कहा जाता है कि 36% है, अगर आंकड़ों की बात करें 36% EBC वोटर हैं, और वो अगर इंटैक्ट नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि EBC जो है वो किस तरफ जाएगा और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से इस वोट बैंक को अपने पक्ष में कर पाएंगे। हमारे साथ दोनों खास मेहमान आज भी मौजूद हैं। बिहार में काबा में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। अजीत कुमार सर मेरे साथ मौजूद हैं, विजय त्रिवेदी सर मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। बिहार की राजनीति पर बारीकी से अजीत सर नज़र बनाए हुए हैं, होकर भी आए हैं। विजय सर की बात करें तो सभी वाकिफ़ हैं किस तरह से वो लगातार टेलीविज़न की दुनिया में बने हुए हैं, लगातार राजनीति की नब्ज़ को वो पकड़ते रहे हैं। तो यहाँ पर अजीत सर, सबसे पहले अगर आपसे मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूँ, किस तरह से आप देख रहे हैं EBC वोटर को? कहाँ तो कहा जाता है कि 3% वाले नीतीश कुमार जो है वो 36% EBC को अपने साथ रखे हुए हैं, जबकि अगर देखा जाए तो 3% भी नहीं है, कुर्मी शायद 2.87% के आसपास है। कुर्मी ऑफिशियल फिगर्स जो है उसमें 2.47% है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग कहते हैं दिल्ली से कि बिहार का राजनीति जाति से समझा जा सकता है, तो मैं कहता हूं ये सरासर गलत है। नीतीश कुमार 2.5% कुर्मी वोट पर लेके 20 साल से मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। और वही नहीं, और भी लोगों का नाम ले तो जयप्रकाश नारायण पूरा बिहार के राजनीति को बदल दिए। और कायस्थ कम्युनिटी से आते थे, वो भी करीब 2% या 2.5% है। तो बड़े बड़े जो बिहार के जितने नामी पॉलिटिशियंस हैं वो ज़्यादातर जो है वो डोमिनेंट कास्ट से नहीं आए हैं, लालू जी को छोड़ के। लालू जी ही एक थे जो बिहार के राजनीति को पलट दिए। बट उनसे पहले, लालू जी से पहले, कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में बदला पूरे बिहार के राजनीति को। और दो चीज़ कर्पूरी ठाकुर ने किया। कर्पूरी ठाकुर खुद हजाम कम्युनिटी से आते थे। हजाम कहते हैं बिहार में उनको जो बाल काटते हैं, जिसको हम नाई कहते हैं। तो हजाम कम्युनिटी से आते थे और उन्होंने पहली बार, हजाम कम्युनिटी EBC कम्युनिटी होता है, और उन्होंने दो काम किया। एक, उन्होंने रिजर्वेशन का इशू उठाया पहली बार, और उसमें जो है वो कंबाइंड रखे थे OBC EBC, बट उनका फोकस था EBC पर। तब तक जो है OBC उभर के नहीं आया था, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन किया था, और मुंगेरी लाल कमीशन का रिपोर्ट जो था वो पॉइंट आउट किया था कि जो EBC हैं, हम लोग बार बार कहते हैं अंग्रेजी में एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, अति पिछड़ा, बट बिहार में उनको कहा जाता है पचपनिया वोट, नहीं तो पचफोड़ना वोट। पचपनिया कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए कहा जाता है कि 55 जाति है। एक्चुअली वो हैं करीब करीब 120, करीब 120 के आसपास। कुछ लोग कहते हैं 118, कुछ कहते हैं 122। तो इतने सारे जातियां हैं। हमारे जहाँ से मैं आता हूँ मधुबनी में, वहाँ पर अधिकतर पहले जीतते थे धानुक, एक जाति है, तो धानुक लीडर्स वहाँ से जीतते थे, और वो EBC कम्युनिटी है। अच्छा। और भी जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, जो थोड़े से बेटर ऑफ कम्युनिटी है EBC में, अमाट्य हैं, नोनिया हैं, मलाह हैं, तरह तरह के कम्युनिटीज़ इसके अंदर आते हैं। और तो पहली बार इसको गोलबंद कर्पूरी ठाकुर ने किया। और लालू जी जब 1990 में आए तो वो मंडल कमीशन स्टार्ट कर दिए, और मंडल कमीशन के अनुसार रिजर्वेशन शिफ्ट कर गया OBC के तरफ। EBC से फोकस हट गया। कुछ लोग कहते हैं इसीलिए
ईबीसी जो है वो यादव लीडर्स को लाइक नहीं करता है, स्पेशली लालू जी को, क्योंकि उन्होंने उसी तरह से ईबीसी का स्टेटस काट दिया जिस तरह से अपर कास्ट को काट दिया। याद है ना, लालू जी कहते थे भूरे बाल साफ करो, यानी कि अपर कास्ट को साफ करो। तो वो उसको जो है नीतीश कुमार जब 2005 में आए, हाँ। तो उन्होंने पूरा फोकस अपना कर दिया ईबीसी कम्युनिटीज़ पर, और उन्होंने उसको, क्योंकि ये कुर्मी कास्ट से आते हैं, कुर्मी कास्ट टेक्निकली ओबीसी है, बट नीतीश कुमार जो है उसको एक तरह से नॉन यादव अलायंस खड़ा किए, और उन्होंने सारे जातियों के लिए, उसमें बाय द वे नीतीश कुमार ने मुसलमान को भी रखा, जैसे अंसारी पसमंदा मुस्लिम जो हैं वो भी उसी में आ जाते हैं टेक्निकली। वो भी मान लीजिए बिहार में, क्योंकि बिहार बड़ा इंक्लूसिव सोसाइटी है उस मामले में, और नीतीश कुमार बड़े ही सेकुलर पॉलिटिशियन थे, तो उन्होंने इस पे डिफरेंस नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान को हम वोट दे रहे हैं रिलीजन के बेसिस पर, उन्होंने कहा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है पसमंदा मुस्लिम। लेकिन इस बार आपको लग रहा है इंटैक्ट रह पाएंगे? फिर मैं विजय सर पे जाऊंगी। तो मैं ये कहूंगा कि नीतीश कुमार का जो सबसे दो बड़ा स्ट्रेंथ है, एक है ईबीसी वोट और दूसरा है विमेन्स वोट। अब ईबीसी में कांग्रेस पहली बार कोशिश कर रही है सेंध लगाने के लिए। अभी आपने देखा होगा वोटर अधिकार रैली में पूरा फोकस था उसमें ईबीसी पर, और दूसरा जिस दिन कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी मीट हुआ उस शाम को चाणक्य होटल पटना में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें पूरा फोकस था ईबीसी पर। उन्होंने आपके स्टेट मध्य प्रदेश का फॉर्मूला उठाया जो दिग्विजय सिंह किए थे कि भाई यदि शेड्यूल कास्ट पे अटैक होगा तो हम पूरे गांव के सबको अरेस्ट कर लेंगे। तो उसी तरह का कानून और रिजर्वेशन ईबीसी के लिए उन्होंने ओपनली बात की है। बिल्कुल, और इसीलिए एक या दो से ज्यादा उप मुख्यमंत्रियों की बात भी महागठबंधन जैसे खेमे में विजय सर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जब जिसे कहते हैं कि भागीदारी देने की बात आती है, तो चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे वो लालू यादव, अति पिछड़ों को बहुत ज्यादा भागीदारी दोनों की तरफ से दी नहीं गई है अब तक, उस तरह से देखा जाए तो। बिल्कुल ठीक लगता है यदि ऊपरी तौर पर देखें, लेकिन मुझे लगता है कि कबीर के बाद ढाई आकर जो है ना नीतीश को ही समझ में आए। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, और वो ढाई आकर 2.5% के वोट को लेकर सीएम बने हुए, जिसके बाद 2.5% वोट है। तो कबीर के बाद सीएम के तौर पर नीतीश कुमार, और इसीलिए उन्हें कोई हिला नहीं पा रहा है, उनको कोई हिला नहीं पा रहा है। और सर ने जी ने जो बात की बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ईबीसी नहीं होकर भी, लेकिन उनके पास ईबीसी का पूरा वोट बैंक उन पर भरोसा करता है। कितना फायदा, देखिए ट्रस्ट जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे एमवाई समीकरण में जो मुस्लिम और यादव है वो महागठबंधन पे, लालू यादव पे, तेजस्वी यादव पे भरोसा करते हैं। अब आप कहेंगे उनको अभी तक तो कोई चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं बनाया ना यादव ने, बिल्कुल लालू यादव ने, तेजस्वी ने, कब मौका मिला? प्रेसिडेंट भी नहीं बनाया, लेकिन वो एक ट्रस्ट करते हैं। ऐसा ही ट्रस्ट ईबीसी का नीतीश कुमार जी के साथ जुड़ा हुआ है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार जरूरी है, बीजेपी की मजबूरी है। क्योंकि बीजेपी में ऐसा नहीं कि ईबीसी वोट उनके पास नहीं है, लेकिन ट्रस्ट के लिए लीडर कौन बनता है? नीतीश कुमार बनते हैं। तो सबको पीछे जाना पड़ता है। वो छोटे भाई हैं तब भी बड़े भाई की तरह से आप देखते हो, और फिर जब दूध देने वाली गाय हो तो बाकी आप जानते ही हो। अब वो दूध देने वाली गाय 2.5% वोट कुर्मी वोट के साथ साथ ईबीसी का जो बड़ा चंक है वो नीतीश कुमार जी को ट्रस्ट करता है, और वही उनको ताकत बनाता है। पिछले 20 साल से आपने क्या देखा? लोगों ने कहा विपक्ष में कोई बैठे, पार्टी कहीं जाए आए जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो एक ऐसे चंक पर नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, और वो ईबीसी फैक्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लालू जी के पास ओबीसी का, खासतौर से यादव वोट पूरा चंक उनके पास है, बीजेपी के पास अपर कास्ट वोट एक है। जैसे तराजू में हम लोग कहते हैं अक्सर कि जिधर बाट रख दो नीतीश कुमार का, वो पलड़ा भारी हो जाता है। तो वो पलड़ा उनके पास ईबीसी के वोट का है, और इसीलिए वजह सर शायद कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है, भले ही कोई उनको अनाउंस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उनको साइडलाइन भी करना बहुत मुश्किल है किसी भी पार्टी के लिए। किसी भी पार्टी के लिए साइडलाइन करना मुश्किल है, क्योंकि वही उस तराजू को इम्बैलेंस करते हैं या एक तरफ झुकाते हैं। कई बार होता है कि ये ताकत होती है कि आपके पास कोई फिक्स वोट है,
लेकिन कई बार वो कमजोरी भी बनता है। जैसे बार बार चर्चा होती है कि तेजस्वी के पास MY वाला वोट है, लेकिन एक्स्ट्रा वोट कहीं नहीं आ रहा। हाँ नीतीश कुमार जी वो एक्स्ट्रा वोट डालते हैं। बिल्कुल। मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूँ, रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं, बाजार में हम लोग जाते हैं, समोसा तो दिल्ली में सब लोग बनाते हैं, है ना, लेकिन किसकी दुकान पे भीड़ ज़्यादा होती है? जिसकी चटनी अच्छी होती है। तो वो जो चटनी है समोसे की, समोसे तो सबके पास पड़े हुए हैं, चटनी नीतीश कुमार जी के पास है। तो जहाँ चटनी होती है वो उस पूरे वोट को उधर तो करके अभी चलते हैं। तक तो एक्स फैक्टर जो है वो EBC है। ठीक है, तो अभी तक जो भी नीतीश कुमार करते चले आ रहे हैं, चाहे वो बिजली के दाम की बात हो, चाहे अब जो 125 यूनिट कम बिल्कुल मतलब दे दी, हाँ मुफ्त दे उसको दी मुफ्त कर दिया है। इधर जीविका दीदी वाली बात भी आ गई, उसमें भी ये तो EBC जीविका जो है में भी वो तो आ रहे EBC आ रहा हैं, है। बिल्कुल आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि ये जो 36% है ये इंटैक्ट रहने वाला है? मोटे तौर पर मतलब 100% तो किसी भी वोट के लिए हम नहीं कह सकते, मुश्किल है, वो हाँ। मुस्लिम और यादव के लिए भी नहीं कह सकते, हाँ। अपर कास्ट के लिए, लेकिन मोटे तौर पर जो चंक होता है, जिससे हम समझे कि 50% से ऊपर का या 60% से ऊपर का वोट जिस भी तरफ हो वो हाँ। इंटैक्ट वोट मानता हूँ मैं। बिल्कुल। और वो वोट नीतीश कुमार जी के पास है खड़ा हुआ, और वही उनको ताकत देता है, और उसको कोई हिला नहीं पा रहा। जो बीजेपी है वो अपनी इमेज से नहीं निकल पा रही आगे। बीजेपी के पास उस तरह से कोई लीडर खड़ा नहीं हुआ जो EBC को रिप्रेजेंट कर सके। आप सोचिए ना कि जैसे चिराग पासवान है, मुकेश सैनी है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी, उनका अपना एक वोट परसेंटेज है जो उनको करता है। जो बीजेपी के साथ प्रॉब्लम है कि उनको सबका वोट मिल रहा है, लेकिन किसी के लिए तो नहीं कह सकते नाम रख के कि भाई ये वोट मेरा है। हाँ बिल्कुल। जो प्रशांत जी के लिए प्रॉब्लम आने वाली है, प्रशांत जी की हम लोग चर्चा करते थे, प्रशांत जी किसी एक वोट के लिए गारंटी से नहीं कह सकते, दावा नहीं कर सकते कि ये मेरा वोट बैंक है। ये मेरा वोट बैंक बिल्कुल। है। तो पॉलिटिक्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो वोट बैंक चाहे थोड़ा भी 2.5%, मतलब 2.5% किसी भी चुनाव में क्या फर्क पड़ रहा है, और वो 2.5% भी पूरे बिहार में कोई उस तरह का असर नहीं डाल रहा। लेकिन नीतीश कुमार बने हुए हैं, नीतीश कुमार से कोई दोस्ती तो नहीं है ना। जो पार्टी 2015 में DNA पूछ रही थी, वो 2017 में DNA बदल के NDA हो गया। तो विजय सर जो बात कह रहे हैं अजीत सर, उसके हिसाब से तो फिर NDA को कहीं कोई खास नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो तो साधते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार साथ बैठे हुए विजय सर, दूसरी तरफ आपने जीविका दीदी का वो कर दिया है, आपने बिजली की यूनिट्स जो है वो मुफ्त कर दिए हैं। तो ऐसे में तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो आपने कहीं ना कहीं साध ही लिया है। एड ऑन फैक्टर होता है ना, मतलब पूरी तरह से तो एंटी इनकम्बेंसी खत्म नहीं होती। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, वो कितना कर रही है। हमने इधर कई राज्यों में देखा, अब इधर हरियाणा महाराष्ट्र हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। वो तो 1,500-2 हज़ार रुपए थे, यहाँ तो 10,000 रुपए। हम कहते हैं कि 10,000 नैया पार। देखिए, सिंपल अरिथमेटिक यदि देखा जाए तो बीजेपी है नंबर 2 राजद के बाद, और JDU है नंबर 3। तो नंबर 2 नंबर 3 एक साथ हो जाए तो किसी को भी हरा सकता है, क्योंकि फ़र्क जो है बीजेपी को करीब करीब 19.5%, 19.6% मिला था 2020 में, और राजद को 22 पॉइंट समथिंग। तो फर्क तो बहुत कम था फर्स्ट और सेकंड में परसेंटेज वोट का। तो वैसे NDA को एडवांटेज तो है ही, नंबर 1। नंबर 2, 20 साल से नीतीश कुमार बने हुए थे। नेचुरली इस बार लोगों को लग रहा है 2 चीज़, एक 20 साल हो गया तो थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी, और दूसरा कि नीतीश जी का स्वास्थ्य जो है वैसा नहीं है जो 2005 में था या जो 2010 में था। प्रशांत किशोर उसको बहुत बड़ा इशू बना दिए हैं लेकर। तो मैं कहूँगा कि यदि EBC वोट टूटे नहीं, नीतीश जी के साथ रह जाए, जैसे कि 2005 से लेकर 2020 तक रहा, तब तो NDA नहीं हारेगी, तब तो फिर NDA जीतेगी। पर इस बार पहली बार प्रशांत किशोर का भी कैंडिडेट का लिस्ट निकल चुका है जी। मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा EBC को उन्होंने टिकट दिया है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस का आप लिस्ट देखिएगा। लिस्ट से पहले बताता हूँ कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन था बिहार में, उसमें 65% डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रेसिडेंट जो था वो भूमिहार जाति के थे, और लीडर जो थे कांग्रेस प्रेसिडेंट वो भी थे भूमिहार। तो पहली बार जो है सबको हटा के वो सबसे ज़्यादा जो है लीडर्स EBC, दलित और मुस्लिम, सबसे ज़्यादा, थोड़े बहुत OBC भी, पर OBC कम, सबसे ज़्यादा EBC। और जब टिकट का लिस्ट निकलेगा कांग्रेस का तो दोबारा आप देखिएगा सबसे ज़्यादा EBC को टिकट देंगे। तो क्या हो गया है कि इस बार का EBC हो गया है
एक्स फैक्टर तो हम लोग कहते ही हैं, बिल्कुल। बट मैं कहूँगा वोटिंग लैंग्वेज में उसको कहते हैं पिवटल फैक्टर। वो जिधर ईबीसी जाएगा वही उसी का पलड़ा भारी, वही जीतेगा। तो कांग्रेस जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, प्रशांत किशोर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक चीज और बता दूं, तेजस्वी यादव भी उतना यादव कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे जितना 2020 में किए। वो अखिलेश यादव से सीख रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या किया कि यादव को और मुस्लिम को कम टिकट दिया और ईबीसी को ज़्यादा दिया। तो इस बार वो ये भी ट्राई करेंगे। तो इस बार सारे आंख जो है सारा सब लगा है ईबीसी और इन वोट पर। 36% में भी अजीत सर, अगर हम 10% हटा दें, अगर 10% मुस्लिमों को हटा दें तो वो 26% रहते हैं। क्या वो फैक्टर मायने रखेगा? क्या मुस्लिमों को खींचने की कोशिश कर सकते हैं? उधर वैसे भी एक फैक्टर है, हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव भी काफी जोर लगा रहे हैं। ईबीसी का जो 10% मुस्लिम है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो आप कह रहे हैं पसमंदा मुस्लिम जी, टेक्निकली पसमंदा मुस्लिम 13% माइनस कर दीजिए, पूरा मुस्लिम वोट 19% वोट है ना, तो उसमें से 13 माइनस कीजिएगा, 87% जो है वो पसमंदा मुसलमान वोट है। अब है क्या कि पसमंदा का भी मेजॉरिटी वोट राजद को मिलता था, नीतीश कुमार ने डेंट किया था उसको। तो ये नहीं है कि 10% नहीं है 19 में से, ये उन्होंने डेंट करके निकाला था पसमंदा में से। मतलब कि अशरफ जो है मुसलमानों में, वो नीतीश कुमार के तरफ नहीं गया, भाजपा के तरफ तो नहीं गया, पर ये अजलफ जो है और अर्जल जो है, ये दोनों मिला के बनता है पसमंदा मुसलमान। इसका जो है नीतीश कुमार ने रिजर्वेशन के थ्रू, इनिशिएटिव्स के थ्रू उसका वोट निकाल लिया था। तो वो जो है, मुझे लग रहा है कि इस बार जो विजय जी पहले कह रहे थे कि टाइट फाइट है, तो मुझे लगता है कि इस बार जो अक़लियत का वोट है वो ज़्यादातर जाएगा महागठबंधन, और साथ में कांग्रेस है, और उसके बाद माले है, तो वो चला जाएगा महागठबंधन। अजीत सर, कांग्रेस का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि वो ईबीसी को साधते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब हम वोटर अधिकार यात्रा की बात कर लें, बिहार अधिकार यात्रा की बात कर लें, जो बाद में तेजस्वी यादव ने निकाली, कई जिलों को इन लोगों ने कवर किया है, दोनों ही नेताओं ने, लेकिन बाद में जब चुनाव की डेट नज़दीक आने लगी, या हम कहेंगे अभी तो वक्त है, अनाउंसमेंट के आने तक थोड़े से वो ज़मीन से कहीं दूर नज़र आए दोनों नेता। उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये बात हमेशा वोटर देख रहे होते हैं कि नेता जो है वो सामने होना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या कह रहे हैं, मतलब कि राहुल गांधी कोलंबिया चले गए, उसी के बारे में बात कर रहे हैं? मैं तो नहीं कह रही हूँ, मगर आरोप तो यही लगाया जा रहा है। नहीं, वो थोड़ा बहुत असर कर सकता है। बाहर जाने से ज़्यादा मेरा पॉइंट ये है कि आप ज़मीन पर टिके नहीं रहे उस तरह से। नहीं, लेकिन जमीन पर टिके हुए उनके जो लीडर हैं, राजेश राम हैं, या और जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग वहाँ पर हैं। और जो सर ने बात की अजीत जी ने, कि वहाँ पर ईबीसी को और लोगों को रिप्रेजेंटेशन उन्होंने पार्टी में संगठन के तौर पर दिया, और दूसरा काम अब टिकट पर करेंगे। तो जो एक्स फैक्टर है इस इलेक्शन का, वो ईबीसी है। अब उसमें से वो कितने, क्योंकि बाकी वोट तो उनके पास जो है वो है ना, उसमें नहीं है ना। अब ईबीसी को कितना खींच के नीतीश कुमार को कमजोर कर सकते हैं, वो कोशिश होगी। राहुल जी वहां पर रहते तो शायद और बेहतर होता, लेकिन अब हर जगह तो हर आदमी नहीं हो सकता, नेता नहीं हो सकता। ये तो और अभी बीजेपी तो के वक्त एजेंडे है, के अब तौर पर मैं तो देखता हूं। लिस्ट आते आते और ज्यादा परवान चढ़ेगा चुनाव और प्रचार। परवान चढ़ेगा, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और जैसे अभी चर्चा हुई, अभी बात करते करते जानकारी हमको मिली कि राघोपुर में प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तेजस्वी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये वैसी की वैसी बात लग रही है कि जैसे हिंदी दिवस पर आप अंग्रेजी में भाषण दें कि तेजस्वी जी के खिलाफ चुनाव लड़े और फिर कहें हम महागठबंधन के साथ। हाँ, तो सवाल तो उठेंगे फिर गलत प्रशांत किशोर पे। हिंदी दिवस के सारे भाषण अंग्रेजी में देते रहे और कहें तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़के कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर मैं तो मतलब मेरे को चुनाव समझ में नहीं आता, पॉलिटिक्स समझ में फिर नहीं इस आरोप का जवाब प्रशांत किशोर को देना होगा कि आप बीजेपी की बी टीम आखिर कैसे नहीं है। प्रशांत किशोर को फिर ये जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अजीत सर, ये गलत बात है, घूम फिर के हर चर्चा में प्रशांत किशोर आ जाते हैं और हम फैक्टर ज्यादा बना रहे हैं उनको। बाद में दूंगा, पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि मुकेश सैनी जी को लीजिए। ठीक है भाई, मुकेश सैनी जी इतने हीरो क्यों बने हुए हैं? उन्होंने कल डिक्लेयर किया, या खुद को डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। डिप्टी सीएम ही नहीं डिक्लेयर किया। 18 सीट मैं ले चुका हूं और सब लोग जो है नर्वस है महागठबंधन में कि वो, क्योंकि उसके पहले वो कुदक के उस साइड भी गए थे, तो अभी भी डर है कि वो नीतीश जी के तरह कहीं पलटी मार दी है और उस तरफ चले गए तो गया ईबीसी वोट जो था, क्योंकि ये मल्लाह वोट है। और मल्लाह वोट जो है वो एक तरह से कहिएगा डोमिनेंट पार्टी तो नहीं है, बट स्प्रेड है
है पूरे बिहार में तो बड़ा इंपॉर्टेंट वोट हो जाता है। अच्छा, उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हीरो बन गए हैं। और वो क्यों इंपॉर्टेंट हीरो बन गए हैं एनडीए में? क्योंकि कुशवाहा वोट पर उनका जो है जबरदस्त पकड़ है। तो देखिए, सडनली नए लीडर्स इमर्ज कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। उनके सैनी वीआईपी पार्टी 2020 के पहले उनको कोई जानता नहीं था और आज वो डिप्टी सीएम के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस और महागठबंधन ने करीब करीब डिक्लेयर कर दिया है कि 3 या 4 डिप्टी सीएम होगा। एक ईबीसी, ओबीसी तो तेजस्वी खुद हो गए, लार्जेस्ट पार्टी के हैं। नंबर 3 अक़लियत मुस्लिम, कांग्रेस जोड़ किए हुए है कि मुस्लिम डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाहिए। और फाइनली दलित डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ये जो है बेसिकली तेलंगाना आंध्रा मॉडल है। जी, बिल्कुल। वहां पर ये किया गया था एक्सपेरिमेंट और हाईली सक्सेसफुल। तो सारे जातीय समीकरण जो है वो यहाँ पर साधने की कोशिश की जा रही है। ये फायदा पहुंचाती हुई नजर आएगी इधर, क्योंकि हम नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने पंचायतों में भी इस वर्ग को आरक्षण दिया हुआ है ईबीसी में, और पहले से दिया हुआ है, पहले से ही कर रहे हैं। तो वो फैक्टर तो फर्क डालेगा ही। अब उसमें खींचतान चल रही है कि कौन कितना उस वोट को ले सकता है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है, आप लड़ाई लड़ते हैं, आप पूरा प्रोग्राम कर देते हो ईबीसी पर और फिर कहते हो बिहार करवट ले रहा है। मुकेश सहनी नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा नेता हैं, जीतन राम मांझी नेता हैं, और 5-7 नेता और होंगे और 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने। लेकिन बिहार की राजनीति करवट ले रही है। मुझे कम समझ में आती है राजनीति। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने रेज किया। मैं कहूंगा कि क्यों बनाएंगे आप 4 चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बनाना? अगर जाति की राजनीति वहां पर इतनी पकड़ नहीं रखती, बड़ा युवा, बड़ा बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई सब इशू हैं, तो फिर तो जो होगा देखा जाएगा। 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात क्यों है? फिर हर जाति क्यों साध रहे हैं आप? देखिए, करवट ले रहा है दूसरी तरह से। ये बड़ा अच्छा सवाल है। करवट ले रहा है, एक जमाने में मैंने कहा ना, कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने सबसे पहले बिहार में ईबीसी वोट को गोलबंद किया था। ठीक है, 1978 में कांग्रेस को हराया। ठीक है, और उसके बाद जो है लालू यादव आके दूसरा पलटी मारे। और को याद कीजिए ना, मंडल कमीशन। हाँ, वही कह रहा हूँ। हाँ, 1990। तो 1990 के पहले 1978। ठीक है, 1978 के बाद 1990 लालू जी ओबीसी राजनीति ले आए, ओबीसी और अक़लियत का राजनीति, और उस पर 15 साल बने रहे, खुद रहे करीब करीब आधा टर्म, और राबड़ी देवी उनकी पत्नी, धर्मपत्नी, वो रही मुख्यमंत्री। अच्छा, उसके बाद जो है नीतीश कुमार वापस लाए उसी फॉर्मूला को जो मुंगेरी लाल कमीशन सेटअप हुआ था और कर्पूरी ठाकुर स्टार्ट किए थे। तो ये बन गए बिहार में, क्या कहते हैं, लेकिन अजीत सर, आप जो बात कह रहे हैं वहां पर मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन अब बहुत बड़ा जो एक तबका है वोटर्स का, उन्होंने तो नीतीश के अलावा कुछ देखा ही नहीं, और वो शायद उतना पीछे जाएंगे भी। अब कहना मुश्किल है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। अब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, अब कोई बहुत ज्यादा इतिहास में जाने नहीं वाला है। फिर किस तरह से साधा जा रहा है, फिर कैसे बदल रही है चीजें? बिहार का वोटर जो है ना, वो यंगस्टर हो चाहे, आप चलिएगा मेरे साथ बिहार घूमने, पॉलिटिकली बिहार जो है ना सबसे ज्यादा पॉलिटिकल स्टेट है इंडिया का। आज से नहीं, चंपारण मूवमेंट याद है ना, गांधी जी जाके वहीं पर किए थे। और क्यों किए थे? तो एक से एक किसान नेता, स्वामी सहजानंद से लेके बाबा रामचंद्र और बहुत सारे नेता वहाँ पर बने हुए थे। तो बिहार की राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग है। नक्सल मूवमेंट ही लीजिए तो बंगाल में खत्म हो गया, और बिहार में आज देखिए माले जो है वो सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट करता है, और इसीलिए लीडर है दीपांकर भट्टाचार्य, और इसीलिए इस बार इंतजार है, और हमारे जैसे सभी लोगों को इंतजार है, आप लोग इतने वरिष्ठ हैं, आप लोगों को भी इंतजार है कि क्या कुछ अलग इस बार बिहार की जनता का वोटिंग पैटर्न रहने वाला है। नहीं सर, जो बात कर रहे हैं, मैं उसमें थोड़ा सा एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि ईबीसी ओबीसी सबकी बात तो कर ली, लेकिन ये तो पिछले 30 साल की पॉलिटिक्स वहाँ पर ये हो गई है। अब जो सबसे पिछड़ा जाति है वो है वहाँ पर अपर कास्ट। अपर कास्ट है परेशान, वैसे भी वो बिना सत्ता के परेशान रहते हैं। तो क्या जिसको जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं वो एड्रेस कर रहे हैं असल में, ठीक है, तो वो जो जिसको हम लोग आजकल भूल रहे हैं, हमेशा ईबीसी और उस पर कर देते, तो वो अपर कास्ट क्या भूमिका निभाता है? क्या वो प्रशांत जी के साथ जाता है, या बीजेपी को जो इसको वो अपना ओल्ड गार्ड समझता है उसके साथ रहता है? वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। इसलिए किसी दिन अपर कास्ट पर भी चर्चा कीजिए। ईबीसी ओबीसी तो हम पॉलिटिकली एक समझ पर बात करते हैं, वो भी एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो 20 साल से 30 साल से सत्ता से दूर है।
और इसीलिए ये वाला जो मुद्दा आपने उठाया, और इसीलिए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को सवर्ण होने का ये फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो वोट बैंक जो बहुत वक्त से एक तरह से किनारे किया हुआ खुद को महसूस कर रहा है कि हमें आपने हाशिए पर डाल दिया है पूरी तरह से, तो वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है कि ठीक है, अगर एक वैकल्पिक हमारे पास व्यवस्था हो रही है तो क्यों नहीं हम उस तरफ बढ़ें। फिर प्रशांत किशोर आ गए लेकिन चर्चा में। पहले इसको खंडन कर दूं। जी। अपर कास्ट इकोनॉमिकली पुअर है, ब्राह्मण गरीब होते जी। हैं, भूमिहार राजपूत गरीब नहीं होते हैं, पर एजुकेशनली एंड सोशली सबसे फॉरवर्ड है। तो जो संविधान में पावर में पार्टिसिपेशन नहीं है और वो बिना पावर के नहीं रहते, सॉरी टू से। जितने एडवाइजर हैं हर पार्टी के, लालू जी के सबसे बड़े एडवाइजर कौन है? मनोज झा। आप नीतीश कुमार के सबसे बड़े एडवाइजर कौन है? ललन सिंह और संजय झा। तो अपर कास्ट का वर्चस्व जो है हमेशा बना रहता है। और मैं किन लोगों से बात कर रही हूँ? विजय त्रिवेदी, अजीत कुमार झा। नहीं, मैं इसको मतलब कोई प्राइड से नहीं कह रहा हूँ, वो बात नहीं, ये हाँ। आयरनी है बिहार का। और दूसरी बात एक ही याद रखिएगा कि जो संविधान है वो क्लियर कट बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन करता है, इकोनॉमिकली नहीं, राइट, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपर कास्ट गरीब होने के बावजूद भी, जो आप मेरे गांव में जाइएगा तो जो सबसे गरीब लड़का मिलेगा, पूछिएगा क्या करते हो जी, तो एमए करके नौकरी ढूंढ रहे हैं, पढ़ा लिखा होता है। वरस मान लीजिए मुसहर है तो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है, मेहनत करके मजदूरी करके कुछ कमाता है। और ब्राह्मण का लड़का जाके खेती करेगा नहीं, निठल्ला बैठा रहेगा घर में, और राजनीति पार्टी जब स्टार्ट होता है तो वहाँ जाके कुछ काम वाम कर लेता है। तो ये तो पहली बात ये मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात, प्रशांत किशोर बाय डिफॉल्ट अपर कास्ट के नेता बने हुए हैं। वो चाहते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं, बड़े चतुर हैं, वो जानते हैं कि अपर कास्ट का नंबर बिहार में बहुत कम है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, तो उसलिए वो राजनीति वो नहीं खेलना चाहते। वो भी चाहते हैं कि ईबीसी, अखिलियत, दलित का राजनीति करके तब तेजस्वी को हराएं, ओबीसी पॉलिटिक्स को। ठीक है। और अब जैसे जैसे नामों का अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाएगा, जब नामों की घोषणा होगी तब और ज़्यादा समझ में आएगा कि कितनी भागीदारी, अगर हम खासकर ईबीसी की इस वक्त बात करें तो उनको दी जाने वाली है। तो अभी बिहार में काबा जो हमारा खास शो है उसमें बहुत कुछ आगे आना बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे दिलचस्प होता जाएगा ये मुकाबला। और हमारे साथ मेहमान जो है वो तो आप देख ही रहे हैं कितने दिलचस्प हैं। तो आज के इस शो में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।